गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर है ना। ये डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और कैसे प्रॉपर्टीज को डिटरमिनेंट के में यूज करते हैं, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने में यूज करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक, कुछ नोटेशन जो आपको एज अ स्टेटमेंट लिखना है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे होंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं उसके लिए कुछ मेंशन तो करना होगा ना। तो कुछ नोटेशन तो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम लोग डिटरमिनेंट के इवैल्यूएशन के टाइम इन सारे नोटेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला नोटेशन है आर आई का मतलब हुआ ith रो, RI का मतलब हुआ ith रो। सेकेंड रो के लिए R2, थर्ड रो के लिए R3, फोर्थ रो के लिए R4, तो ith रो के लिए RI यूज करोगे। दूसरा, अगर दो रो को इंटरचेंज करना हो, ठीक, दो रो को इंटरचेंज करना हो तो RI, ये डबल एरो RJ डिनोट्स द इंटरचेंज ऑफ ith रो बाय jth रो। ith रो को jth रो से इंटरचेंज करने के लिए आप ये नोटेशन, ये सिंबल यूज करोगे। किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करने वाला प्रॉपर्टी देखे थे ना, किसी रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो से ऐड करना था, वो प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग। नहीं, उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो ये वाला नोटेशन यूज करना होगा RI such that RI plus lambda times RJ। क्या लिखेंगे इसको? RI such that RI plus lambda times RJ मीन्स नया वाला ith रो, नया वाला ith रो इक्वल्स टू पुराना वाला ith रो प्लस लैम्डा टाइम्स jth रो। ठीक है, वही क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब डिनोट्स द एडिशन ऑफ लैम्डा टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth रो टू द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। ठीक है, किसी रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना हो, तो देखो किसी रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना हो तो सिंबल का यूज करोगे RI इंटू लैम्डा। अगर यही सारा काम अगर किसी कॉलम के साथ कर रहे हो ना, अगर यही सारे वर्क, यही सारा स्टेप किसी कॉलम के साथ करोगे तो R की जगह C लिख देना। CI मीन्स ith कॉलम, CJ मीन्स jth कॉलम। CI टू CJ इंटरचेंज करोगे तो CI से CI डबल एरो CJ लिख देंगे। किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम से ऐड करोगे, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज कर लेना। ठीक है, इसको आप ढंग से पहले लिख लो। जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ स्टेटमेंट तो लिखना होगा ना, जब उसको ऐसे तो लिखना होगा। ये लिखोगे तो देखने वाला समझ जाएगा। जनरली हर जगह ऐसा ही कुछ यूज होता है, आपको भी इसी टाइप से कुछ यूज करना होगा। क्लियर है? इसको लिख लो जल्दी, दोनों टाइम दे रहा हूं इसके लिए, आप लिखो इसको पहले। चलो लिख लिया, हटा इसको हटा रहा हूं। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और आज मेनली पूरा क्लास क्वेश्चन पे ही डिपेंड है। क्वेश्चन ही देखेंगे पूरे क्लास में, प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, कैसे, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व करना बहुत ही लेंथी होता है। अगर डायरेक्टली हर क्वेश्चन को, हर डिटरमिनेंट को बिना प्रॉपर्टी लगाए अगर एक्सपेंड करोगे ना, काफी लेंथी एक्सप्रेशन आएगा। और प्रॉपर्टी यूज करके करोगे ना, प्रॉपर्टी यूज करके करोगे तो वो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्टी किस इंटेंशन से यूज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ले आओ, क्योंकि जैसे ही हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ले आएंगे उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा ना। नहीं, सोच एक्सपेंशन, सोच, याद कर एक्सपेंशन। अगर किसी रूम में बहुत सारा जीरोस है तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही हो जाएगा ना, उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में, किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही इंटेंशन रहेगा कि किसी तरह से कुछ भी करके किसी रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ले आओ। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए, विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ 41, 79, 29 फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम 175 एंड थर्ड कॉलम 593
9 3। बिना एक्सपेंड किए इसको सॉल्व करना है, मीन्स प्रॉपर्टी यूज करके इवैल्यूएट करो इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना लेंगे या बिना जीरो बनाए भी निकल सकता है इसका वैल्यू, अगर प्रॉपर्टी ढंग से यूज करोगे तो। गौर से देखो इस डिटरमिनेंट को, कुछ दिख रहा है क्या? इस डिटरमिनेंट को गौर से देखो, कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा, हर डिटरमिनेंट को आपको ढंग से देखना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी वो यूज कर सकते हैं। ये देख, इस कॉलम को और इस कॉलम को गौर से देख तो 5 8 जब 40 प्लस 1, 8 टाइम्स 5 से 1 ज्यादा है। सिमिलरली 72 प्लस 7, सिमिलरली 24 प्लस 5, तीनों में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिलेशन है, देखना सुन चल। 5 इंटू 8 40 प्लस 1 41, 9 इंटू 8 72 प्लस 7 ये 7, 3 इंटू 8 24 प्लस 5। ठीक, तो ये वाला फिर से दिख जाएगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉलम टू सच दैट C2 माइनस 8 टाइम्स C3। कॉलम 2, नया वाला कॉलम 2, कॉलम 1, नया वाला जो कॉलम 1 होगा वो पुराना वाला कॉलम 1 से 8 टाइम्स कॉलम 3 को माइनस कर लो। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद, इस स्टेप को लगाने के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा? तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करो और इसमें माइनस करो। अच्छा, ये करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं होगा। याद करो, एक प्रॉपर्टी देखे थे, किसी रो या किसी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम से ऐड करने से डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूविंग भी मैंने करवाया था। तो 8 टाइम्स 41 माइनस 40 1 हो गया, 72 79 माइनस 72 7 हो गया, 29 माइनस 24 5 हो गया, 175। सेकेंड कॉलम में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेकेंड कॉलम में किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, कोई कुछ भी चेंज नहीं किया ना, कुछ भी मैनिपुलेशन तो नहीं किया सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड कॉलम एज इट इज रह जाएगा। ठीक, थर्ड कॉलम में कुछ चेंज किए क्या? नहीं, चेंज सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 में हो जाए। नया कॉलम 1 से 8 टाइम्स कॉलम 3 माइनस किए, कॉलम 3 में कुछ भी नहीं किया। ठीक, कॉलम 3 में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। कॉलम 3 भी एज इट इज आ जाएगा 5 9 3। अब देख, कुछ दिख रहा है क्या? इस डिटरमिनेंट में दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो गया, और किसी डिटरमिनेंट का 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। किसी डिटरमिनेंट का 2 कॉलम या 2 रो एग्जैक्टली सेम हो जाए, उस डिटरमिनेंट का डेट वैल्यू क्या होता है? 0। तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, सही बोल रहे ना। तो हमेशा सर आपको प्रॉपर्टी दिखा कैसे? सबके मन में एक क्वेश्चन है, सर आपको प्रॉपर्टी दिखा कैसे? कि प्रैक्टिस, आप भी प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, आपको दिखेगा कि कैसे हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ दिखने लगेगा आपको। ठीक, कुछ साफ साफ दिख रहा था। 40 प्लस 1 72 प्लस 7 79, 24 प्लस 5 29, ऐसे आप लोगों को भी दिखने लगेगा। ठीक है, लिख लो इसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, काफी इजी था ये वाला। सेकंड क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। नहीं, विदाउट एक्सपेंडिंग इसमें नहीं लिखा, इसमें एक्सपेंशन हो सकता है, कभी यूज होगा। सिर्फ लिखा इवैल्यूएट डिटरमिनेंट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, सोच, प्लीज ध्यान से सोचो। क्वेश्चन डिटरमिनेंट का ऐसा नहीं सॉल्व होगा बिना प्रॉपर्टी का, आपको देखना पड़ेगा, ढंग से देख। सोच, मैं 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं कुछ सोचने के लिए आप लोगों को, फिर मैं सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा। ठीक, सोच क्या कर सकते हैं, क्या जानते हो आप ओमेगा के बारे में, क्या जानते हो आप डिटरमिनेंट के बारे में? तीनों कॉलम को ऐड कर दे, तीनों कॉलम को ऐड करके किसी एक कॉलम में लिख दे। ठीक, तो नया C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3,
कोई फर्क पड़ेगा डेट वैल्यू पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को ऐड करने का मतलब होता है कि किसी कॉलम में दो कॉलम को ऐड करने का मतलब किसी कॉलम में आप 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 इंटू 1, यहाँ 1 ऐड करके इससे मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 1 ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो तीनों कॉलम को ऐड करके कॉलम 1 लिखना है, ठीक। तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में किसी तरह का कोई इंटरचेंजिंग हुआ है क्या? सेकेंड कॉलम को किसी तरह से भी हम लोग मैनिपुलेट किए अभी तक नहीं किए, तो सेकेंड कॉलम को एज इट इज छाप लो, ओमेगा स्क्वायर 1। थर्ड कॉलम को भी एज इट इज छाप लो, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। डाउट है इस स्टेप में किसी को डाउट नहीं है? अब किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एक कॉलम 0 हो गया तो उस डिटरमिनेंट का डेट वैल्यू कितना होगा? 0। उस डिटरमिनेंट का डेट वैल्यू कितना होगा? 0। क्लियर है? तो इस डिटरमिनेंट का डेट वैल्यू 0 हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे मेन अभी आप लोग इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि इसके बाद का चीज आप लोग खुद से भी कर सकते हो। इस स्टेप में डाउट है, ये स्टेप करने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा किसी को फिलहाल तो पूछो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि किसी कॉलम में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम से ऐड करोगे, डेट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम से ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डेट वैल्यू और इसका डेट वैल्यू सेम आना चाहिए, और इसका डेट वैल्यू 0 आया, इसका भी डेट वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। लिख लो। तो ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही दिखेगा, तो प्लीज ढंग से देखो। बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक। जितना क्वेश्चन मिले, काफी क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, सारा प्रैक्टिस कर लेना। बहुत इजी टॉपिक है, आपको दिखने लगेगा, सच में दिखने लगेगा, ठीक है। लिख लो इसको पहले आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 BCCA AB एंड थर्ड कॉलम है A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A एंड C टाइम्स A प्लस B। मैं 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं आप लोग को। आप लोग सोचो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऐड करने पे, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे कुछ कॉमन आएगा क्या? सोच कुछ कॉमन आएगा क्या? देख तो ध्यान से देख, ध्यान से आएगा। गौर से देख क्या लिखा हुआ है। इस दोनों कॉलम को ऐड करोगे तो हर में AB प्लस BC प्लस C आ जाएगा। देख AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। इस दोनों कॉलम को ऐड करने से फायदा हो रहा है ना, कॉमन निकल रहा है ना। कॉमन निकालो तो आ गया 1 1 1। कौन सी क्या कर रहे हैं लोग? C2 such that C1 plus C2, sorry C2 plus C3, C2 such that C2 plus C3। जो नया वाला C2 होगा वो पुराना वाला C2 plus C3 करने के बाद क्या आएगा? AB plus BC plus AC। इसमें भी आएगा AB plus BC plus AC, इसमें AB plus BC plus AC। और थर्ड कॉलम में किसी तरह का कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, एज इट इज छाप देंगे। B टाइम्स A प्लस C, C टाइम्स A प्लस B। डाउट है किसी को तो पूछ लो। डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा, इस कॉलम में हर एलिमेंट सेम है ना, तो उस एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं।
उस एलिमेंट को कॉमन निकाल लो। कि हम पहले भी पूछ चुके थे, कौन सा प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं कि कुछ अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कोई चीज कॉमन है, उस चीज को हम लोग डिटरमिनेंट साइन से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें AB प्लस BC प्लस CA तीनों मिलाई कर रहा है ना, तो कॉलम 2 से हम लोग AB प्लस BC प्लस CA बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन निकालो। AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन निकालिए, बचा कितना? तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम भी 1 1 1 एंड थर्ड कॉलम A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A एंड C टाइम्स A प्लस B। डाउट है किसी को? फिर से देख, दो कॉलम सेम हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। दो कॉलम सेम हो गया, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली आया कितना? AB प्लस BC प्लस AC इंटू 0 दैट इज 0। इसका डेट वैल्यू भी 0 आ गया। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विदाउट expansion so that determinant of first रो में लिखा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 1, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड रो cosec स्क्वायर थीटा सॉरी cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 एंड थर्ड रो 42 दिस इक्वल्स टू 0। बिना एक्सपेंशन के प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। बिना कोई एक्सपेंशन के प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। गौर से देख, कुछ दिख रहा है क्या? गौर से देखो, रो कॉलम को गौर से, कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है क्या? सोच सोचो। जब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1, उसके इक्वल आ गया। cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा कितना होगा? -1, उसके इक्वल आ गया। 42 माइनस 40 कितना होगा? 2, इसके इक्वल आ गया। तो माइनस करने से दो कॉलम सेम हो जाएगा ना, माइनस कर लो। तो C1 नया C1 इक्वल्स टू पुराना वाला C1 माइनस C2। क्या होगा इस स्टेप के बाद? इस स्टेप के बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और 42 माइनस 40। ये कॉलम 1 हो गया। कॉलम 2 को एज इट इज छाप दो, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा 40 और कॉलम 3 को एज इट इज छाप दो 1 माइनस 1 2। डाउट है किसी को? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये कितना होगा? -1। ये कितना होगा? 2। सेकंड कॉलम एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। cosec स्क्वायर थीटा 40 एंड थर्ड कॉलम 1 -1 2। डेट वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि दो कॉलम सेम हो गया। डेट वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि दो कॉलम सेम हो गया है। ठीक, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ, एक चीज, विदाउट एक्सपेंडिंग जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, मैक्सिमम का आंसर 0 होगा। ठीक, या कुछ प्रूफ करने देगा। विदाउट
विदाउट एक्सपेंडिंग जितना भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है ना तो मैक्सिमम 99.99% टाइम उसका वैल्यू 0 होगा। हाँ, अगर कुछ प्रूफ करने दिया तो ठीक है, वैल्यू पूछ रहा विदाउट एक्सपेंडिंग तो मैक्सिमम टाइम आंसर 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सिमिलरली सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी, इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा, अभी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सोच, ट्राई कर जल्दी सोच, कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर लग रहा है कि मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक, देख सुनना, इस रो में ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक, ये एबीसी बन जाएगा। इस रो में बी से मल्टीप्लाई करो, ये भी एबीसी बन जाएगा। और इस रो में सी से मल्टीप्लाई करो, ये भी एबीसी बन जाएगा। फिर इस कॉलम से एबीसी कॉमन निकाल लेंगे, फिर इस कॉलम से एबीसी कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे? R1 सच दैट A टाइम्स R1, R1 A से मल्टीप्लाई किए, R2 ये लिख रहे हैं, R2 सच दैट B टाइम्स R2 एंड R3 सच दैट C टाइम्स R3। ठीक, ये करने के बाद क्या आ जाएगा? अच्छा, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड भी करना होगा। ठीक, सब तुमने कंफ्यूजन आया सर, आप इससे पहले जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे वहां पे तो डिवाइड नहीं किए थे। प्रॉपर्टी जाके देख, किसी रो में मल्टीप्लाई करके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड नहीं करना होगा। ठीक, वहां पे, बट यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिवाइड भी करना होगा। तो 1/ABC पहले तो बाहर आ जाएगा क्योंकि A से मल्टीप्लाई किए, B से मल्टीप्लाई किए, C से मल्टीप्लाई किए। फर्स्ट कॉलम में किसी तरह का, फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई किया ना तो A B स्क्वायर C स्क्वायर A B C और A टाइम्स B प्लस C, सही लिखे देख तो। फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई किए, A से डिवाइड भी कर चुके हैं। सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई किए तो B C स्क्वायर A स्क्वायर, ये ABC बन गया, और ये B टाइम्स C प्लस A, सही है ना। थर्ड में C से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर ABC, और ये C टाइम्स A प्लस B, सही है। देख ले एक बार, अब इस कॉलम से भी ABC कॉमन आ जाएगा और इस कॉलम से भी ABC कॉमन आ जाएगा। दो ABC कॉमन निकालेंगे, दो ABC कॉमन निकालेंगे, ABC होल स्क्वायर कॉमन निकालिए, डिवाइडेड बाय ABC पहले से था, डिटरमिनेंट के अंदर क्या बचेगा? यहां से तो इस कॉलम से ABC कॉमन निकाले तो यहाँ पे BC रह जाएगा, यहाँ पे CA रह जाएगा, यहाँ पे AB रह जाएगा। सेकंड से भी ABC कॉमन निकाले, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, स्क्वायर से छोटे, AB प्लस AC, BC प्लस AB और AC प्लस BC। यहां तक डाउट है किसी को? इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? इससे ABC कॉमन निकाले तो किसी एक कॉलम से कुछ कॉमन, डिटरमिनेंट में कॉमन निकालने के लिए एक कॉलम या एक रो में कॉमन होना चाहिए। ठीक, एक ABC इस कॉलम से निकाले, एक ABC इस कॉलम से निकाले। इस कॉलम से ABC निकालने के बाद यहाँ पे BC रह जाएगा, यहाँ पे CA रह जाएगा, यहाँ पे AB रह जाएगा। इस कॉलम से ABC निकालने के बाद यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? थोड़ा देर पहले ये सम किए थे हम लोग, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, C1 C2 को सेम कर दोगे इसके इक्वल आ जाएगा। C1 C2 को C1 C3 को ऐड कर दोगे तो C2 के इक्वल आ जाएगा। C1 C3 को ऐड करने पे कॉमन निकालने के बाद C2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो क्या कर रहे हैं? पहले तो एक ABC कैंसिल करो, ठीक है। उसके बाद C1 सच दैट C1 प्लस C3, इस स्टेप के बाद डिटरमिनेंट दिखेगा कैसा? 1/ABC पहले से बाहर था, कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर चुके हैं, AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा।
कॉलम 1 कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 1 लिख रहे हैं, ठीक। नया वाला कॉलम 1 इक्वल्स टू पुराना वाला कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो वहां पे फिर से AB प्लस BC प्लस AC, फिर AB प्लस BC प्लस AC, कॉलम 2 को एज इट इज छाप दो 1 1 1, कॉलम 3 को एज इट इज छाप दो AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। कुछ कॉमन फिर निकल रहा है क्या? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ सर, कॉलम 1 से AB प्लस BC प्लस C कॉमन निकल रहा है, निकालो बाहर। AB प्लस BC प्लस AC बाहर निकालिए, डिवाइडेड बाय ABC इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, कॉमन निकालने के बाद ये 1 1 1, सेकंड रो भी 1 1 1, थर्ड रो को एज इट इज छाप दो AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड AC प्लस BC। दो कॉलम सेम हो गया ना, तो डेट वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। इसका वैल्यू 0 इनटू समथिंग 0 रह जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख, पिछले असाइनमेंट में मैंने जितना भी क्वेश्चन एक्सपेंड करने के लिए दिया था ना, एक में भी प्रॉपर्टी यूज करना नहीं था, ठीक। थोड़ा बहुत करना था प्रॉपर्टी यूज, बट आगे जो असाइनमेंट में देने वाला हूं उसमें बहुत प्रॉपर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा। तो सारे स्टेप्स को ध्यान से देखो, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हमेशा का इंटेंशन रहता है मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कॉमन बनाओ, किसी रो या किसी कॉलम में कोई चीज कॉमन फॉर्म करो ताकि उसको बाहर निकाल पाए। सॉल्व होगा या नहीं होगा वो सेकेंडरी थिंग्स है, पहला ये कि डिटरमिनेंट छोटा तो हो जाएगा ना भाई। इस डिटरमिनेंट से कॉमन निकालने के बाद जो डिटरमिनेंट आया वो छोटा तो हो गया ना, तो अगर इसको सॉल्व करने बोलता, इसको एक्सपेंड करने बोलता, उसके कंपैरिजन में इसको एक्सपेंड करना तो बेटर है ना। तो हमेशा दिमाग में रखो, ऐसा कुछ करें कि किसी रो से या किसी कॉलम से कोई चीज, पर्टिकुलर चीज बाहर निकाल सके, कॉमन निकाल सके, ठीक है। वो अपने आप डिटरमिनेंट छोटा होता चला जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। देख लो, इसको लिख लो। जब किसी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज क्लियर करना। अगर आपको सारे चीज का फीलिंग नहीं आएगा ना, तो डिटरमिनेंट चैप्टर आपको टफ लगेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। प्लीज एक एक छोटे छोटे चीज को पूछते जाना। हटा इसको। हर क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया, सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करने मिलना, ठीक। उससे ट्राई करना, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, without expanding evaluate the determinant, without expanding evaluate the determinant, फर्स्ट रो है साइन एल, फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। सेकंड कॉलम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एंड थर्ड कॉलम साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ बीटा प्लस डेल्टा, साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा। इसका वैल्यू सॉल्व करना, ठीक। चलो तो देखते क्या है। तो सबसे पहले ना इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड करने के बाद जो डिटरमिनेंट दिखेगा वो क्या दिखेगा? फर्स्ट कॉलम एज इट इज सेम लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे उतना स्पेस है नहीं, तो एज इट इज जो है वही छाप दिए। सेकंड कॉलम को भी कोई चेंजिंग नहीं किए, सेकंड कॉलम को भी एज इट इज छाप दिए। थर्ड कॉलम साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, यही होगा ना। सिमिलरली साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। डाउट है किसी को? ढंग से देख ले। जो डाउट है सोच जल्दी।
चलो यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। दो कॉलम को सेम रखते हुए थर्ड कॉलम अगर प्लस पे है उसको स्प्लिट कर सकते हैं ना दो पार्ट में, स्प्लिट कर सकते हैं ना दो पार्ट में। स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी जो लिखवाए थे उसमें दो कॉलम या दो रो को सेम रखे थे, यहाँ पे भी दो कॉलम को सेम रख रहे हैं। इसको एज इट इज छाप दे रहे हैं पहला कॉलम। जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप ऐसे मत लिखना, ठीक है? आपके पास स्पेस है, ढंग से सॉल्व करना, मुझे एक ही बोर्ड पे सॉल्व करना है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक? सेकेंड कॉलम को एज इट इज छाप दिए और थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करने पे क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस पहला दो रो एज इट इज छाप दो, पहला दो कॉलम एज इट इज छाप दो। थर्ड कॉलम क्या होगा? कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा एंड कॉस गामा साइन डेल्टा। सही है ना? चेक कर ले एक बार, सही स्टेप है। अब देख इससे ना कॉस डेल्टा कॉमन निकाल रहे हैं, कॉस डेल्टा कॉलम 3 से कॉमन निकाल रहे हैं, कॉस डेल्टा को कॉलम 3 से कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकाल दिए, अच्छा आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखना, इसमें मत कुछ करना। कॉस डेल्टा कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली इससे साइन डेल्टा कॉमन निकालो, ठीक? मैं बाहर निकाल रहे हैं इनटू साइन डेल्टा कर रहे हैं, साइन डेल्टा कॉमन निकाल चुके हैं। अब देख साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा हुआ नहीं है, ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा हुआ है ना, और ये भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। कॉलम 1 कॉलम 3 सेम हो गया, तो कॉस डेल्टा इंटू 0 आ गया ना, प्लस साइन डेल्टा इंटू, गौर से देख कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये भी तो वही है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये दोनों कॉलम सेम हो गया, तो फिर से इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, आंसर हो गया 0। प्लीज आप लोग हर स्टेप को प्रॉपर्ली लिखना, ऐसे एरो देख के कोई रूल नहीं है, मेरे पास बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं, इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग देख के समझो और कॉपी में खुद से सॉल्व करके ढंग से इसको बनाना। एक भी स्टेप स्किप करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। चलो लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Without expanding, evaluate the determinant. Without expanding, evaluate the determinant. पहला रो, पहला कॉलम a to the power x plus a to the power minus x whole square, a to the power x plus a to the power minus x whole square, a to the power x minus a to the power minus x whole square, and third step 2, ठीक है? 2 नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक? ये 1 है। सिमिलरली y के लिए लिख लो a to the power y plus a to the power minus y whole square, a to the power y minus a to the power minus y whole square 1, a to the power z plus a to the power minus z whole square, a to the power z minus a to the power minus z whole square and 1। इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना, ठीक है? सॉरी 0 वैल्यू आ गया। चलो सोचो, ट्राई करेंगे खुद से। गौर से देख, गौर से तीनों कॉलम को गौर से देख। अच्छा, इस दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको ऐसा कुछ सोच लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस करने के बाद a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, 4ab आ जाएगा ना, और ab यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों को माइनस करने पे गौर से सोच, माइनस करने पे कितना आएगा? चलो एक माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक? फिर बाद में a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर क्या होगा? a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर माइनस 2x प्लस 2ab, तो प्लस 2 हो जाएगा ना। इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको, a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर माइनस 2x माइनस 2
करने में कितना आएगा 4, इस दोनों को माइनस करने में कितना आएगा 4, इस दोनों को माइनस करने में कितना आएगा 4, तीनों में 4 आएगा, 4 कॉमन निकालेंगे, हो गया सॉल्व। नहीं, चलो पहला स्टेप क्या करना है, C1 such that C1 minus C2, C1 such that C1 minus C2, तो a to the power x plus a to the power minus x का होल स्क्वायर माइनस a to the power x minus a to the power minus x का होल स्क्वायर। सिमिलरली y के लिए लिख ले a to the power y plus a to the power minus y होल स्क्वायर माइनस a to the power y minus a to the power minus y होल स्क्वायर, a to the power z plus a to the power minus z होल स्क्वायर, a to the power z minus a to the power minus z होल स्क्वायर। सेकंड कॉलम एज इट इज छाप दो, थर्ड कॉलम एज इट इज छाप दो। सेकंड कॉलम में कुछ नहीं करना है, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं करना है। माइनस करने के बाद आएगा कितना, माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 4। सेकंड कॉलम एज इट इज छाप दिए, थर्ड कॉलम 1 1 1 है ना, उसको भी एज इट इज छाप दिए। अब 4 कॉमन निकाल ले, इसको हम लोग 4 टाइम्स 1 1 1, सेकंड कॉलम को एज इट इज छाप दिए, फिर 1 1 1 लिख सकते हैं ना, और इसका वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम है, वैल्यू कितना होगा 0। अभी तक गौर कर रहा हूं कौन कौन सा प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, ठीक। तो किसी रो को रो से ऐड करो, अगर फायदा हो कर लो ऐड, सब्ट्रैक्ट करने में फायदा हो कर लो सब्ट्रैक्ट, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। क्या इंटेंशन है मेरा, कॉमन, किसी एक रो को कॉमन बनाना है या किसी एक कॉलम को कॉमन बनाना है, किसी एक रो को कॉमन बना दो ताकि कॉमन क्वांटिटी बाहर निकाल सके, या किसी एक कॉलम को सेम कर दो ताकि कॉमन वाला क्वांटिटी को बाहर निकाल सके। हम लोग के दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है कि कैसे किसी रो में हर एलिमेंट में कुछ कॉमन करें ताकि उस कॉमन वाले चीज को बाहर निकाल पाए। सॉल्व हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट एक चीज तो गारंटी है, कॉमन निकालने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू वो दिखने में छोटा तो होगा ना, फिर आगे सोचेंगे। हमेशा दिमाग में ये रखना है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके, कुछ इस तरह का प्रॉपर्टी यूज करके ना कुछ कॉमन बनाओ, ठीक, ताकि उसको बाहर निकाल सके। हर क्वेश्चन में देख गौर से वही कर रहा है तब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू, क्वेश्चन है इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एंड x y z, ठीक है। एंड डेल्टा 2 equals to and delta 2 equals to, फर्स्ट रो है 1 1 1 yz zx xy, 1 1 1 yz zx xy and xy z। बच्चे क्या है इसको, yz zx xy एंड थर्ड है xy z, सही है। विदाउट expanding prove that delta 1 equals to delta 2, ठीक है। किसी एक को सॉल्व करके दूसरे के फॉर्म में लिख दो, ठीक। दोनों को एक्सपैंड नहीं करना, वैल्यू निकाल के इक्वेट नहीं करना है, किसी एक को मॉडिफाई करना शुरू करो और दूसरे के इक्वल शो कर दो, किसी एक को मॉडिफाई करना शुरू करो और दूसरे के इक्वल शो कर दो। देखते सॉल्यूशन। हम लोग सेकंड डिटरमिनेंट को मॉडिफाई करने जा रहे हैं।
सेकंड डिटरमिनेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 1 1 फर्स्ट को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट को भी कर सकते हैं, ठीक। 1 1 1 YZ ZX XY एंड XYZ। अच्छा गौर से देख, आपको इसको मॉडिफाई करके इसकी तरफ जाना है, ठीक। इसको ट्रांसफॉर्म करना है डेल्टा 1 के जैसे। 1 1 1 तो है YZ ZX XY एंड XYZ। जब फंडा यही हो यहाँ पे भी है, आप वही सारा प्रॉपर्टी जो पहले यूज करते आ रहे हो वही सारा प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज करना है, ठीक। तो गौर से देख क्या कर सकते हैं, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर चाहिए। सोच सोच सोच, एक काम करें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर ले, इसमें y से मल्टीप्लाई कर ले और इसमें z से मल्टीप्लाई कर ले, फायदा होगा, x y z भी मिल जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो चलो C1 सच दैट, नहीं एक मिनट, इसमें x C1 इंटू x, C1 इंटू x या x C1, C2 सच दैट y C2, C3 सच दैट z C3। अच्छा सिर्फ मल्टीप्लाई किए ना, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी आपको करना होगा, ठीक। तो 1 बाई एक्स वाई जेड, एक x से मल्टीप्लाई किए, एक x से डिवाइड कर लेंगे, एक y से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर लिए, एक z से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर ले, और मल्टीप्लाई करने के बाद दिखेगा क्या, उसमें x से मल्टीप्लाई कर, तो x x y z एंड x स्क्वायर, सिमिलरली y x y z एंड y स्क्वायर, सिमिलरली z से z मल्टीप्लाई कर, z x y z z स्क्वायर। आगे और आंसर दिख रहा हो तुम लोगों को ना। अब इससे x y z कॉमन निकाल लो, इससे x y z कॉमन निकाल लो, तो कॉलम 2 से x y z कॉमन निकालना है। तो एक x y z पहले से डिवाइड में है, कॉमन निकालने के बाद एक x y z मल्टीप्लाई में आएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट दिखेगा कैसा, तो पहला x y z ये 1 1 1 हो जाएगा और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। एलिमेंट तो आ चुका है बट रो इधर उधर है ना, तो ध्यान से देख, पहले 1 1 1 को ऊपर ले जाओ, 1 1 1 को ऊपर ले जाओ और दो रो को इंटरचेंज करने पे एक माइनस साइन आता है ना, तो यहां पर तो करना है, ये तो कैंसिल हो चुका है, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है, ठीक। इंटरचेंज करने के बाद कैसा दिखेगा, तो पहले तो एक इंटरचेंज करने के बाद कैसा दिखेगा, पहले एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि दो रो को इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन आता है। 1 1 1 ऊपर चला जाएगा, x y z नीचे आ जाएगा और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। देख आ चुका है इसके, ऐसा अभी नहीं आया ना, एक और इंटरचेंजिंग करना होगा। देख x y z को नीचे ले आओ, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, R2 को R3 से इंटरचेंज करो, फिर से एक माइनस साइन आएगा, एक माइनस पहले से था, एक माइनस फिर से आएगा, प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z। यहां से देख आगे डेल्टा 1, तो डेल्टा 2 था ये, डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 1 हो गया 2। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको मॉडिफाई करके आगे बढ़ना, वैल्यू निकाल के आगे मत बढ़ना। ऐसा शो नहीं करना है कि इस दोनों का वैल्यू सेम होता है, हालत खराब हो जाएगा, पागल टाइप से हो जाओगे, ठीक, बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करके किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, लिख लो। जल्दी लिखें। सारे क्वेश्चन को आप लोग फिर से लिख के ढंग से कॉपी में सॉल्व करोगे, ठीक, वरना कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। डेल्टा 1 गिवन है, एबीसी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एबीसी एक्स वाई जेड पी
क्यू आर एंड डेल्टा टू गिवन है, डेल्टा टू इक्वल्स टू Q माइनस पी आर, फर्स्ट कॉलम है Q माइनस पी आर, सेकेंड कॉलम है माइनस बी ए माइनस सी, माइनस बी ए माइनस सी, एंड थर्ड कॉलम है y माइनस एक्स जेड, y माइनस एक्स जेड। प्रूव करना है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू जीरो। प्रूव दैट डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू जीरो, ये प्रूव करना है। या ऐसा बोल दो डेल्टा टू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वन, ये प्रूव करना है। डेल्टा टू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वन, ये प्रूव करना हम लोगों को, ठीक। चलो ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करो चल बताते हैं। डेल्टा टू को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। डेल्टा टू को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टू है a माइनस एज इट इज। सुना, एक काम कर, कॉलम टू को सॉरी रो टू को माइनस से मल्टीप्लाई कर, ठीक। रो टू को माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से डिवाइड भी करेंगे ना, माइनस से बोला गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रो टू को माइनस से मल्टीप्लाई करो, जिसको लिखना है ढंग से R2 सच दैट माइनस वन इंटू R2, नया वाला जो R2 होगा वो माइनस वन इंटू पुराना वाला R2, ठीक। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो डिवाइड भी करना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ठीक। ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा माइनस A, ये बन जाएगा X, R माइनस C Z। अब क्या कर, कॉलम टू से माइनस बाहर निकाल ले, कॉलम टू से माइनस बाहर निकाल दो तो डेल्टा एक माइनस पहले से है और एक माइनस कॉलम टू से निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो डेल्टा टू कितना बन गया, Q P R B A C Y X Z। अब देख क्या करें, चल ध्यान से देख, मेरे को पी क्यू आर चाहिए एक्स, इसको ना ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक। R1 R2 को पहले इंटरचेंज करते हैं, R1 R2 को इंटरचेंज, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, ठीक। इंटरचेंज करने के बाद क्या दिखेगा, इंटरचेंज करने के बाद एक माइनस पहले बाहर आएगा क्योंकि दो रो को इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन आता है, P A X ऊपर चला गया, Q B Y R C Z, सही है। अब देख ध्यान से, जो रो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं ना, रो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, रो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कर, एक प्रॉपर्टी लिखा है तो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम होगा ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ P Q R A B C X Y Z, रो कॉलम इंटरचेंज। अब ऊपर से कंपेयर कर आ गया, नहीं आया है, ABC को ऊपर ले जाना है, X Y Z को मिड में लाना है और P Q R को नीचे लाना है। तो पहले इस रो को इंटरचेंज कर, R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। R1 R2 इंटरचेंज करने के बाद ऊपर आएगा ABC, बीच में आएगा PQR और नीचे आएगा XYZ, एक माइनस पहले से बाहर था, ठीक। आ गया, नहीं अभी भी नहीं आया है। PQR को नीचे ले जाना है, XYZ को ऊपर ले जाना है, XYZ को ऊपर ले जाना है। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस और आएगा, जो इंटरचेंज कर रहे हैं उस इंटरचेंज के बाद एक माइनस और आएगा और प्लस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन मिटाना होगा मुझे, क्वेश्चन मिटा रहे थे, एक बार और इंटरचेंज कर, एक बार और इंटरचेंज कर रहे हैं
पी क्यू आर को नीचे लाना है, R3 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक, R3 R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के बाद माइनस साइन एक आएगा, ABC ऊपर आ गया, PQR नीचे चला आया और XYZ बीच में आ गया। अब तो डेल्टा 1 से मैच कर गया ना। अब देख क्या लिखा हुआ है, डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 1 नहीं आ गया, आ गया डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 1। सही है। तो सारे क्वेश्चन को गौर से देखते जाना, ठीक। बढ़े आगे, लिख लिया इसको। So next question. Next question देख. Without expanding, so that question है without expanding. So that determinant of a minus b, sorry, 0, b minus a, c minus a, b minus a, c minus a, b minus a, c minus a, and a minus b 0, a minus b 0, और यहाँ पे है c माइनस b, a माइनस c, b माइनस c 0। दिस इक्वल्स टू 0 प्रूव करना बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक, बिना एक्सपेंड किए हुए दिस इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसको डेल्टा लेके चलते हैं, इसको डेल्टा एज्यूम करना, ठीक। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, स्पेस बहुत कम है तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों को देख लिया, इसको भी 0 हटा के इसको डेल्टा एज्यूम करना है, ठीक। जब रो कॉलम इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेल्टा इक्वल्स टू रो कॉलम इंटरचेंज कर, ये 0 हो गया, कॉलम 1 को फर्स्ट रो a माइनस b, a माइनस c, b माइनस a 0, b माइनस a 0, b माइनस c, c माइनस a, c माइनस b 0। सही है, देख तो देख ले जल्द से, सही है। अब देख, ठीक दिख रहा है, इसका नेगेटिव ये 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 है और इसका नेगेटिव ये है। हर एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव है इस दोनों में। तीनों रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तीनों रो में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 माइनस से डिवाइड करना होगा ना। कौन सा स्टेप कर रहे हैं, तीनों में माइनस से, तो R1 such that minus R1, R2 such that minus R2 and R3 such that minus R3। तीनों कॉलम में, तीनों रो में -1 से मल्टीप्लाई किए, तो 3 -1 से डिवाइड करना होगा, तो -1 का होल क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 का 0, ये b माइनस a बन जाएगा, ये c माइनस a हो जाएगा, वो a माइनस b हो जाएगा, ये 0, ये c माइनस b, ये a माइनस c, b माइनस c 0। डाउट है बता, तीनों रो में माइनस से मल्टीप्लाई किए, 3 माइनस से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई किए, तो 3 माइनस से डिटरमिनेंट को डिवाइड किए। ये डिवाइड मल्टीप्लाई एक ही चीज होता है ना, माइनस का, तो ऊपर लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, सही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे।
अच्छा गौर से देख, फिर से ना यही बढ़ गया डेल्टा, तो क्या आ गया डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आ गया ना, गौर से देख, तो 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा इक्वल्स टू 0। बस हमें सब एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंशन लिखिए तो एक्सपेंशन का सोचना ही नहीं है, बिना एक्सपेंड के प्रॉपर्टी यूज करके उसका वैल्यू आपको 0 प्रूव करना है। अभी तक एक भी क्वेश्चन में मैंने एक्सपेंड नहीं किया है और सारा वैल्यू सारा आंसर निकलते जा रहा है। आप एक्सपेंड करके आंसर निकालोगे वो लेंदी होगा और आंसर सेम आएगा, और प्रॉपर्टी कभी यूज करना सीख भी नहीं पाओगे। ठीक, तो हमेशा दिमाग में रखना कि प्रॉपर्टी यूज करके एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चंस में आपको बहुत दिमाग लगाना होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पैटर्न रोज सारा प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाएगा, दिखने लगेगा क्वेश्चन में क्या करना वो चमकने लगेगा। ये मेरे दिमाग में कैसे पता है, ये मेरे दिमाग में कैसे चमका, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों नेगेटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होता है, ये दोनों नेगेटिव होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का A इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज और दोनों का डेट सेम होता है, तो 2 टाइम्स डेट 0 आएगा ही आएगा, तो डेट 0 हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बच्चे आगे हटा इसको, इजी था। बोर्ड पे स्पेस बहुत कम है, ठीक, और आपको ढंग से देखना होगा, क्वेश्चन पहले लिख लिया करो। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट a plus bx, जब क्वेश्चन लिखते हैं ठीक, a plus bx, ax plus b and u। सेकेंड कॉलम है c plus dx, cx plus d and v। थर्ड कॉलम है p plus qx, px plus q and uvw। This equals to 1 minus x square times ACP BDQ and UVW। ACP BDQ and UVW। पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक, स्पेस बहुत कम है तो क्वेश्चन को हटाना होगा। प्लीज क्वेश्चन छाप लो पहले, लिख लिया, चलो इसे मैं कर रहा हूं, ठीक। चलो क्या करें, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ, गौर से देख, गौर से, इसको तो छोड़ दे क्योंकि एज इट इज चाहिए ना आंसर में, इसको छोड़ दे, इस दोनों के बारे में सोच। सर अगर इसमें x से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो कट जाएगा, x से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे कैंसिल भी होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन भी आएगा, तो क्या करना है, R1 सच दैट R1 माइनस x टाइम्स R2। ये स्टेप करने के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा सोच, इसमें इस पूरे रो पे x से मल्टीप्लाई करके उससे माइनस करना है, तो ax स्क्वायर bx आएगा ना, माइनस करने के बाद bx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, a माइनस ax स्क्वायर। सही है, ये कितना आएगा, c माइनस cx स्क्वायर, ये कितना आएगा, p माइनस px स्क्वायर। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसको किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं किया गया है, ax प्लस b, cx प्लस d एंड px प्लस q। थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा, उसको किसी भी वे में मैनिपुलेट नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया, तो u v w। अब देख R1 से रो 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो रो 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले। अब रो 1 में क्या दिख रहा है, a
सी पी और ये ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू और ये यू वी डब्ल्यू। अब देख सो इसमें x से मल्टीप्लाई करके ना माइनस कर दो तो x गायब हो जाएगा, cx गायब हो जाएगा, px गायब हो जाएगा। तो रो 2 सच दैट रो 2 माइनस x टाइम्स रो 1, तो 1 माइनस x होल स्क्वायर x स्क्वायर पहले से बाहर है, इसमें x से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करो, ax का फर्स्ट रो में कोई चेंज तो नहीं किया ना, रो सेकंड में चेंज हुआ, तो फर्स्ट रो एज इट इज छाप दो a c p, सेकेंड रो में b रह जाएगा, d रह जाएगा, q रह जाएगा, थर्ड रो में u v w। आगे आंसर देख ले। जब बहुत इजी है आप ढंग का प्रॉपर्टी यूज करो तो, नहीं फंस जाओगे, नई प्रॉपर्टी यूज करने आएगा तो क्वेश्चन कभी आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक, बहुत लेंथी हो जाएगा फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो इसको पहले। हटा इसको। फिर से मैं बोल रहा हूं सारे क्वेश्चन को आप खुद से करना, वरना ये क्लास अपना वेस्ट समझो। डिटरमिनेंट आप कभी नहीं सीख पाओगे जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे, ठीक। खुद से करने में क्या प्रॉब्लम होता है, आप जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा का देख के लगे ना सर कितना इजी है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, खुद से करोगे तो एक्चुअली समझ में आएगा कैसे उस चीजों को, उस प्रॉपर्टीज को सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, सेकेंड रो बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो ट्राई करो जल्दी। हमेशा कॉमन निकालने वाला बच्चा हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग इंटेंशन रहता है किसी तरह से कुछ कॉमन निकाले। अभी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है, कुछ दिख रहा है कॉमन। सोच इस रो से ए कॉमन निकाल सकते हैं ना, इस रो से बी कॉमन निकाल सकते हैं, इस रो से सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक ए बी सी कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद क्या दिख रहा है, माइनस ए बी सी, ए माइनस बी सी से क्या करो सी निकाले ना, ए बी माइनस सी, सही है, देख ले सही है। फिर से अब इस कॉलम से ए कॉमन निकालो, इस कॉलम से बी कॉमन निकालो, इस कॉलम से सी कॉमन निकालो, तो फिर से एक एबीसी बाहर निकलेगा, एबीसी का होल स्क्वायर हो गया ना, उसके बाद बचेगा क्या, निकोल से -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, बट ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए किसी रो में। एक काम करें, रो 1 रो 2 को ऐड कर दें, रो 1 रो 2 को ऐड कर दो, r1 सच दैट r1 प्लस r2। ये स्टेप लगाने के बाद कैसा दिखेगा, एबीसी होल स्क्वायर पहले से है, r1 सच दैट r1 प्लस r2, दोनों रो को ऐड करो, ये भी 0 ये भी 0 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको एक्सपेंड कर लो, जब एक रो का 2 एलिमेंट 0 आ गया तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंड करना होगा ना। तो देखते कितना था वैल्यू, एबीसी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, r1 के क्रॉस 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, एक 2 आएगा, 2 इंटू इसको छोड़ दो, तो 1 इंटू 1 -1,
तो 2 into 2 4, 4 times a square b square c square आ गया ना, 4 times a square b square c square। देखिए ढंग से, नेक्स्ट देखते हैं। इसको डाउट है क्या? पहले इस रो 1 से a कॉमन निकाले, इससे b कॉमन निकाले, इससे c कॉमन निकाले, a b c बाहर आ गया। उसके बाद देखने में कुछ ऐसा आ रहा, फिर दिखा इसमें a कॉमन है बाहर निकालो, इसमें b कॉमन है बाहर निकालो, इसमें c कॉमन है बाहर निकालो, तो a b c का होल स्क्वायर बाहर आ गया, कुछ ऐसा हो गया। इसको वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट जीरोस लाने के बाद थोड़ा इजी होता है। तो इस दोनों को रो को ऐड करने से दिख रहा है ना कि 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो नया रो 1 इक्वल्स टू पुराना वाला रो 1 प्लस रो 2, तो 0 0 2। ठीक, अब इस रो के लॉग एक्सपेंड करने वाले हैं, जिसमें मैक्स पहले फर्स्ट क्लास से बोला था, उस रो के लॉग एक्सपेंशन करते हैं जिस रो में, या उस रो को प्रिफर करते हैं जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। इस रो में सबसे ज्यादा जीरो है ना, तो इस रो के लॉग एक्सपेंड करो। 0 into something 0, 0 into something 0, एक एलिमेंट आएगा 2 into, 2 वाले रो को छोड़ दिए, 2 वाले कॉलम को छोड़ दिए, माइनस 1 into 1 1, और एक माइनस पहले से है, इंटू -1 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, तो 1 + 1 2 into 2 4, तो 4 times a square b square c square। नेक्स्ट है prove that 1 1 1 abc a squared b squared c squared equals to a minus b b minus c c minus a। ठीक है, a minus b b minus c c minus a। चल देख, ये साफ साफ है कि a माइनस बी किसी ना किसी वे में कॉमन आएगा, b माइनस सी कॉमन आएगा, c माइनस ए कॉमन आएगा ना, तो हमेशा कॉमन निकालने के लिए काम करते हैं। प्लीज इस लाइन को दिमाग में डाल लो। इस दोनों रो को माइनस करेंगे, ये 0 बन जाएगा, ये a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा ना, तो उस रो से फिर हम लोग a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, r1 such that r1 minus r2, और साइमल्टेनियसली r2 such that r2 minus R3। इस स्टेटमेंट को अप्लाई करने के बाद R2 में किसी तरह कोई चेंजिंग आएगा क्या? नहीं ना, सिर्फ R1 चेंज करेगा ना। R1 से R2 माइनस करे, R2 क्यों चेंज करेगा? R1 चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी R2 वही वाला है, तो फिर से लोग R2 को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे R1 को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि R1 को पहले मैनिपुलेट कर चुके हैं, तो फिर दोबारा R1 के साथ मत करना। यहाँ पे R1 को मैनिपुलेट कर चुके हैं, R2 अभी भी वैसा है। अगर फायदा है तो कर लो, वरना नेक्स्ट स्टेप में करना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, 0 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 0 b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सही है, लिख ले, सही है ना। अब इस रो से a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं ना, इस रो से b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं। जीरो का मल्टीपल हर कुछ होता है, जीरो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन निकालो, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, ये 0, ये 1, ये a प्लस b, ये 0, ये 1, ये b प्लस c, ये 1 c c स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लो, किसके लॉग एक्सपेंड करें? सर कॉलम 1 के लॉग एक्सपेंड करते ना, बहुत सारा जीरो है इसमें, तो कॉलम 1 के लॉग एक्सपेंड करो। पहले a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी पहले से है। ठीक, इसके लॉग एक्सपेंड करें, 0 into something 0, 0 into something 0, एक ही एलिमेंट आएगा 1 into, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, b प्लस सी माइनस a प्लस b, b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस b, माइनस a माइनस b, यहाँ पे b कैंसिल हो गया, c माइनस a आ गया। देख ले, तो a माइनस b इंटू b माइनस c
इंटू सी माइनस ए। ठीक है, लिख लो इसको। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक और क्लास लेंगे आपका जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। डिटरमिनेंट में ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज्यादा अच्छे सोच पाओगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड गामा स्क्वायर्ड and alpha plus beta plus gamma plus alpha plus beta equals to alpha minus beta minus gamma minus alpha minus beta minus gamma minus alpha into alpha plus beta plus gamma। ठीक है, गौर से देख। चलो हम सब कॉमन निकाल लेते हैं। गौर से देख क्वेश्चन को। सर अगर इस कॉलम इस रो दोनों को ऐड कर देंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो लास्ट टर्म कॉमन आ जाएगा ना। तो सबसे पहले R1 सच दैट R1 प्लस R3 कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दोनों को ऐड कर तो फिर से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सही है ना। और सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड गामा स्क्वायर्ड। और थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, बीटा प्लस गामा प्लस। अच्छा जानता है इसको नीचे ऐड करते ना तो बेटर होता। ठीक, चेंज कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा। R3 सच दैट R3 प्लस R1 थोड़ा इजी रहेगा। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड गामा स्क्वायर्ड। और थर्ड रो में हो जाएगा दोनों को ऐड करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब थर्ड रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लो। तो थर्ड रो से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लो, आएगा कितना अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड गामा स्क्वायर्ड 1 1 1। इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था। ठीक, तो रो कॉलम इंटरचेंज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसमें रो के लिए काम किया था अभी कॉलम के लिए कर ले। इस कॉलम से इसको माइनस कर लो और इस कॉलम से उसको माइनस कर लो, आ जाएगा वैल्यू। उसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए ढंग से। तो जो काम पहले हम लोग रो के लिए किया तो कॉलम के लिए कर लेंगे। तो C1 सच दैट C1 माइनस C2 एंड C2 सच दैट C2 माइनस C3। ये स्टेप लगाओ, लिख लो तो जल्दी से लिखो क्वेश्चन हटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू माइनस कर माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0 बीटा माइनस गामा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0। और थर्ड कॉलम में किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। अब फर्स्ट कॉलम से अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकालो, सेकंड कॉलम से बीटा माइनस गामा कॉमन निकालो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू इस कॉलम से अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकालो, इस कॉलम से बीटा माइनस गामा कॉमन निकालो। डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा कॉमन निकालने के बाद? एल यहां आएगा 1 अल्फा प्लस बीटा 0 1 बीटा प्लस गामा 0 और गामा गामा स्क्वायर 1। अब इसको एक्सपैंड कर देना इस रो के लॉन्ग, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चा, तो
आज की क्लास लोग यहीं पे ऑफ करते हैं। आप लोग हर क्वेश्चन को प्लीज लेक्चर्स के हर क्वेश्चन को अगर देख के ही सॉल्व करना पड़े, खुद से देख के करना, बट उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट करना, ठीक? वरना बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, अजीब सा फीलिंग आएगा, ठीक है? तो पहले सारे क्वेश्चंस को देख देख के सॉल्व करो, सीखने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व करें, कैसे सोच रहे हैं, ठीक? तो आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, बाय।